सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य। कुछ व्यक्ति बचपन में कुछ और होते हैं, जवानी की परिस्थितियों में कुछ और, प्रौद्धावस्था में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और मृत्यु के बाद कुछ और। सावरकर के जीवन में ये तमाम बदलाव आपको मिल जाएंगे। अपनी जवानी का प्रखर क्रांतिकारी बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का कार्यकर्ता बन जाता है। बुढ़ापे के समय गांधी हत्या में इनका नाम आता है, जिसके बाद अपनी मृत्यु तक इनका जीवन एकाकी और गुमनामी में बीतता है। आज की वीडियो में हम क्रांतिकारी सावरकर की खोजबीन करेंगे, न उनके पक्ष में बोलेंगे न ही विरोध में, केवल अक्षरशः सत्य कहेंगे। युवा सावरकर भारत की आजादी का ख्वाब देखने वाले व्यक्ति थे। इनका यकीन था कि अंग्रेजों को उनकी मातृभूमि से निष्कासित करने के लिए सशस्त्र क्रांति की तत्काल जरूरत है। इन्होंने 1899 में मित्र मेला नाम के संगठन की स्थापना की, जिसके तहत शिवाजी समारोह के माध्यम से लोगों को एकजुट किया। बाद में अभिनव भारत की स्थापना की गई, लेकिन बीच में ही अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। यहाँ परिचय हुआ श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके इंडिया हाउस से। लंदन से उन्होंने 1857 के बगावत को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और भारत के लिए उनकी तरफ से एक महान तोहफा, जिसने गुलाम भारत को गर्व करने की एक वजह दी थी। इस पुस्तक में इन्होंने क्रांति के पक्ष में रहने वाले लोगों को नायक का दर्जा दिया, वहीं क्रांति के विरोधियों को नरक जाने योग्य कहा। वो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देते हुए कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का एकताबद्ध संघर्ष ही भारत को आजाद करा सकता है। सावरकर आगे कहते हैं कि मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव शिवाजी के समय उचित था, लेकिन अगर ऐसी भावना का आज सिर्फ इसलिए पोषण किया जाएगा कि वह तब हिंदुओं की प्रबल भावना थी, तो यह अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण होगा। लंदन में सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया और 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति के वर्षगांठ को लंदन में मनाने का साहस तक दिखाया। 1909 ईस्वी में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या और इसी साल लंदन में कर्जन वाइली की हत्या के मामले में सावरकर प्रेरणा स्रोत थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई। 1910 में सावरकर अंडमान के सेलुलर जेल लाए गए। यहां बहुत ही अमानवीय ढंग से कैदियों को यातना दी जाती थी। सावरकर को कठिन यातनाएं दी गई। यहीं तक सावरकर के जीवन का क्रांतिकारी चरण था। ये वो दौर था जिसने सावरकर को पहचान दिलाई। उनके बौद्धिक और क्रांतिकारी कार्यों ने लोगों को प्रभावित किया। ये वो क्रांतिकारी और देशभक्त सावरकर थे जिनके सामने किसी भी भारतीय का सर सम्मान से झुक जाए और सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। लेकिन यह चरण यहीं तक था। इसके बाद सावरकर जीवन की परिस्थितियों के बस में आ गए। परिस्थितियों पर उनका प्रभाव नहीं रहा। अब वो परिस्थितियों के गिरफ्त में थे। दरअसल जेल में उन्हें भयंकर अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। अंडमान का जेल जीता जागता नरक था। ब्रिटिश हुकूमत के क्रूरता का जिंदा सबूत था। जेल हिंदुस्तान के एक दूर दराज कोने में अवस्थित था, जहां कैदियों के परिवार इनसे मिलने नहीं आ सकते थे और इनके दर्द की चीख किसी प्रेस तक नहीं पहुंच सकती थी। फांसी के बाद यह सबसे बड़ी सजा थी। फांसी के बाद व्यक्ति नहीं रहता था, लेकिन काले पानी की सजा का उद्देश्य व्यक्तित्व को मार देना था। यह सजा क्रांतिकारियों के लिए एक परीक्षा थी। यह परीक्षा विनायक दामोदर सावरकर को भी देनी पड़ी। सावरकर अपने संस्मरण में उस कठिन दौर का विस्तार से वर्णन करते हैं। सावरकर के संदर्भ में इतिहास की कोई भी किताब या फिल्म इन दिनों की कहानियों का खूब वर्णन करती है, लेकिन सावरकर यहीं चूक जाते हैं। दरअसल जो क्रांतिकारी राह को चुनते हैं
वो समस्त मानवता के दुख और शोषण से पीड़ित हो जाते हैं और उन्हें इस दुख के समंदर से निकालने के लिए अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जेल, ये शोषण क्रांतिकारियों को एक क्षण के लिए भी डराती नहीं है। भगत सिंह कोई कम शोषण के शिकार नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी उन शोषणों के आगे हथियार नहीं डाला, क्योंकि वो जानते थे कि संपूर्ण राष्ट्र ही शोषण का शिकार है। क्रांतिकारियों का ठिकाना जेल होता है, लेकिन वो अपने जज्बे और देशभक्ति की बदौलत जेल की दीवारों और वहां फैले शोषण को मामूली बना देते हैं। क्रांतिकारी रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के तौर पर सावरकर को इस शोषण के समंदर को गरिमा पूर्ण रूप से पार करना था, और यदि वो ऐसा कर पाते तो भारत ही नहीं, दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए वो एक मिसाल बन जाते। लेकिन सावरकर कमजोर मिट्टी के बने थे। 4 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान के जेल में पहुंचे थे और 1.5 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। 1911 में सावरकर के द्वारा लिखा गया माफीनामा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1913 में सावरकर ने एक और माफीनामा लिखा था, जिसमें उन्होंने 1911 के माफीनामे का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। अब कोई भी भारतीय जिसके हृदय में भारत और मानवता की भलाई है, वो कभी भी कंटीले रास्ते पर नहीं चलेगा। इसलिए सरकार यदि अपनी दया और कृपा से मुझे रिहा कर देती है, तो मैं सरकार के प्रति वफादार रहने के अलावा कुछ नहीं करूंगा। साथ ही मेरी रिहाई विदेश में रहने वाले युवाओं को वापस ले आएगा, जो मुझे मार्गदर्शक की तरह देखते हैं। केवल एक शक्तिशाली ही दयावान हो सकता है, और इसलिए जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है। और एक होनहार पुत्र पिता समान सरकार के दरवाजों के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। आपका सबसे ज्यादा आज्ञाकारी। यह दया याचिका आश्चर्यचकित करती है। पढ़ते हुए अत्यंत दुख होता है। वीरता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सावरकर, जिनकी प्रेरणा से वायली की हत्या करने वाले मदन लाल ढींगरा हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया, खुद पर कष्ट आते ही इस कदर झुक गए कि खुद के साथ साथ उन युवाओं को भी अंग्रेजी गुलामी का सिपाही बनाने का प्रस्ताव देने लगे, जिन्होंने उनकी किताब पढ़कर और उनके उत्तेजक भाषण सुनकर आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाना तय किया था। एक पढ़े लिखे वकील की तरह सावरकर इस याचिका में पहले अपने लिए विशेष सुविधाओं की मांग करते हैं, जो जायज भी है, लेकिन इसके बाद जिस भाषा में समर्पण का प्रस्ताव करते हैं वह शर्मनाक है। सावरकर के समर्थन में यहां कुछ तर्क दिए जाते हैं। पहला, कि अंडमान की सजा बहुत कठिन थी, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन ये उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने भीषण सजा काटते हुए क्रांति की लौ बुझने नहीं दी। सावरकर ने 1857 के क्रांति के सजा याफ्ता अल्लामा फजलुल हक और लियाकत अली, भील योद्धा भीमा नायक, मजनू शाह के गौरव गाथा पर पर्चा लिखा था। इसमें से ऐसे कई योद्धा थे जिनकी लाश भी अंडमान से नहीं लौटी। इन वीरों ने सारे कष्ट सहे, लेकिन न तो माफी मांगी न ही झुके। जब सावरकर को इन्हीं वीर पुरुषों का तप मिला, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। दूसरा तर्क है कि सावरकर इसलिए माफी मांगकर रिहा होना चाहते थे ताकि इसके बाद वो देश की सेवा कर सके। ये तर्क बहुत कमजोर है। सावरकर बहुत पढ़े लिखे वकील थे। उन्हें पता था कि माफीनामे के बाद यदि रिहाई मिलती है तो सशर्त मिलेगी, और वो दोबारा ऐसा कोई काम नहीं कर सकेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। माफी मिलने के बाद सावरकर कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए, और तो और रिहाई के बाद उन्हें 60 रुपए का मासिक पेंशन भी मिलता था, जिसे बढ़ाने के लिए एक बार उन्होंने हुकूमत से निवेदन भी किया।
महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। बीते साल राजनाथ सिंह ने यह तर्क दिया था कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर माफीनामा लिखा था, लेकिन गांधी जी भारत में 1915 के बाद सक्रिय होते हैं और सावरकर के दया याचिका का सिलसिला 1911 से ही चल रहा था। हाँ, ये बात जरूर है कि सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए गांधी जी को चिट्ठी 1920 ईस्वी में लिखी थी और गांधी जी ने उनकी रिहाई के लिए यंग इंडिया में सावरकर ब्रदर्स के नाम से एक लेख भी लिखा था। सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए ब्रिटिश हुकूमत को 6 दया याचिका लिखा था। 1911-1913 के बाद 1914 में विश्व युद्ध शुरू होने के बाद सावरकर ने रिहाई के लिए तीसरा दया याचिका लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हर भारतीय देशभक्त के हृदय में कोई विचार इससे अधिक रोमांच और उम्मीद नहीं भर सकता है कि उन्हें इस साम्राज्य की रक्षा के लिए हथियार उठाने का मौका मिलेगा। इस दौर में लाला हरदयाल, बीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय और राजा महेंद्र सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी इस विश्व युद्ध को आजादी हासिल करने का मौका मानते हुए जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे। वही सावरकर ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ना गौरव की बात बता रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन दया याचिका को गंभीरता से नहीं लिया। 1914 के बाद सावरकर को कठिन श्रम से लगभग मुक्ति मिल गई और 1920 तक सावरकर तेल मिल के लिए फोरमैन बना दिए गए, जिसके लिए उन्हें मासिक वेतन भी मिलने लगा। 2 मई 1921 को सावरकर को अंडमान से मुक्ति भी मिल गई और उन्हें पुणे के यरवदा जेल में भेज दिया गया। 1923 में कई शर्तों के साथ उन्हें रिहाई मिल गई, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की पूरी तरह से मनाही थी। सावरकर अब राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते थे, हाँ, सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल हो सकते थे। राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके सावरकर ने अब सांप्रदायिकता में अपनी प्रासंगिकता ढूंढनी शुरू कर दी। एक बागी, एक क्रांतिकारी अब क्रांति के रास्ते से संन्यास ले लिया था। संन्यास के साथ ही उसने अपने आदर्शों और उसूलों से भी समझौता कर लिया। जिसने एक समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, अब अपनी बाकी जिंदगी विचारों में भी उनके खिलाफ सावरकर कभी नहीं जाते हैं। क्रांतिकारी सावरकर के बहुत समर्थक थे। भगत सिंह ने भी उनकी प्रशंसा की है, लेकिन अब सांप्रदायिक सावरकर का उदय होने वाला था। वो जो भी हो, लेकिन एक क्रांतिकारी नहीं रहे। एक समय जिसने 1857 की क्रांति के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे, अब वो पुरानी राह से उलट 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मुस्लिम लीग से पहले स्वीकार करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ब्रिटिश अधिकारी अब उनके लिए खलनायक नहीं थे, असली दुश्मन अब मुसलमान थे। 1937 को सावरकर पूरी तरह से आजाद कर दिए गए। अब वो राजनीति में भी भाग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिए गए रास्ते को दोबारा नहीं चुना और हिंदू मुस्लिम राजनीति में ही आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। क्रांतिकारी सावरकर अब अतीत की बात थे, जो शायद खुद उनकी ही स्मृति में विलुप्त हो चुका था। एक समय सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने का ख्वाब देखने वाला व्यक्ति दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को सहारा देने का निर्णय करता है। जिस दौर में भारत में कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो की मांग के साथ सड़कों और जेलों में थी, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाकर देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। उस दौर में सावरकर ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती करवाई। एक तरफ से सावरकर तो दूसरी तरफ से जिन्ना, दोनों इस संकट के समय ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से सहारा दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज सावरकर के जेहन में दफन हो चुके एक क्रांतिकारी को जगाने में नाकाम रहे। जब सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज जापान के साथ होकर भारत के नॉर्थ ईस्ट से अटैक करने का प्लान किया,
ताकि अंग्रेजों को खदेड़ा जा सके। तब सावरकर कहते हैं कि जापान के प्रवेश ने इस युद्ध में हमें डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया है और अब हमें बिना देर किए अंग्रेजों के दुश्मन पर तुरंत हमला कर देना चाहिए और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट यूनाइटेड फ्रंट टूट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांग्रेस और गांधी के विरोधी सावरकर अब सुभाष बाबू के भी विरोधी हो चुके थे। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस एक रेडियो भाषण में सावरकर के साथ जिन्ना के खिलाफ बोलते हुए कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिन्ना, सावरकर और उन सब नेताओं से जो अंग्रेजों के साथ अब तक समझौता और सहयोग करने का सोच रहे हैं कि कल की दुनिया में कोई ब्रिटिश साम्राज्य नहीं होगा। सावरकर ने खुद अपने अंदर के क्रांतिकारी को अब तक भुला दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो अंग्रेजों के सहयोगी बने, लेकिन 1946 के चुनाव में भारतीय जनता ने उनकी विचारधारा को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद वो अप्रासंगिक हो गए। लेकिन गांधी हत्या में उनका नाम आने से एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए। लेकिन आज का मुद्दा केवल क्रांतिकारी सावरकर का है। हिंदुत्व के प्रवर्तक सावरकर को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहां हमें लगता है कि सावरकर एक क्रांतिकारी के रूप में खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाए। उन्हें मौका मिला था क्रांतिकारियों के लिस्ट में सिरमौर होने का, लेकिन वो चूक गए। क्रांति समर्पण मांगती है, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान के मामले में दिखता है, लेकिन सावरकर के मामले में वो समर्पण नहीं दिखता है। निश्चित तौर पर 1906 से 1910 ईस्वी के सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन उनका मामला केशव चंद्र सेन की तरह ही था, जो जीवन भर बाल विवाह का विरोध करते रहे, लेकिन अपनी पुत्री का ही बाल विवाह करा दिया। 1910 के बाद के सावरकर क्रांति धर्म से विमुख हो गए। मान्यवर, सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर, उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। अब एक बात कि सावरकर के नाम के साथ वीर कैसे जुड़ा। वीरता के बहुत उदाहरण हैं, लेकिन इतिहास में सावरकर की वीरता कहां है? दरअसल सावरकर पर एक किताब 1926 ईस्वी में छपी थी। नाम था द लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। लेखक थे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने इस पुस्तक में सावरकर की बहुत प्रशंसा की है और उन्हें वीर सावरकर कहा है। 1987 ईस्वी में सावरकर के प्रकाशक रविंद्र बामन रामदास ने बताया कि चित्रगुप्त कोई और नहीं बल्कि खुद सावरकर ही थे। सावरकर को वीर की उपाधि 140 करोड़ जनता नहीं, वो खुद ही देते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक वीडियो से किया था। अटल जी अक्षरशः सही कह रहे हैं। ये 1906 से 10 के सावरकर है। काला पानी के पहले के सावरकर, काला पानी के बाद के सावरकर का परिचय ये है। सावरकर माने माफी, सावरकर माने समझौता, सावरकर माने हिंदू मुसलमान। किसी और वीडियो में हम सावरकर के हिंदुत्व की विचारधारा को देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।